बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो बच्चा हमने हमारा फर्स्ट सेशन में हमारे एनिमल किंगडम स्टार्ट करा था, जिसमें हमने हमारे एनिमल किंगडम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। ठीक है बच्चा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चा आज से हम हमारे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ठीक है बच्चा, जो हमारे जो एनिमल टिश्यू है वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके 11th क्लास का सेकंड जो चैप्टर है आपका, है ना बेटा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स वाला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी मैं आपको बताऊंगी वो पूरा का पूरा टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होगा। जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं साइड में बता दूंगी, बट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। सेम जैसे अपन एनिमल में बताता वैसे मैं आपको इसमें बताऊंगी। एक एक लाइन अपन देखेंगे, मैं आपको बताती रहूँगी कि ये चीज़ है, आप इसको नोट करें। तो बच्चा आपको पता है ये चीज़, मैं सभी लोग बोलते हैं, आप लोग भी जानते हो कि बच्चा कि बायोलॉजी में आधे से ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन से बनते हैं। तो अपन जो भी अपन पढ़ेंगे वो बच्चा अपन एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से देखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलो अब अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। ठीक है बच्चा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ठीक है बच्चा। बच्चा देखिए, अपन ने एनिमल किंगडम पढ़ा था। एनिमल किंगडम में मैंने आपको बात बताई थी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आखिर जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन का मतलब है उनके बॉडी स्ट्रक्चर हो, उनका टिश्यू का सिस्टम हो, या फिर उनकी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम काम करते हैं उनका डिज़ाइन कैसा। डिज़ाइन का मतलब जानते हो ना, डिज़ाइन मतलब वो बने किससे हैं, आखिर काम कैसे करते हैं, आखिर इसमें से क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो इंटर को रिलेट होकर काम करते हैं एक दूसरे से। तो यही है पूरे इस चैप्टर में अपन को यही पूरा देखना है कि कितनी कितनी चीज़ें हैं जो अपन को इस वाले चैप्टर में पढ़नी है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मैं एनिमल किंगडम अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक ना बेसिक चीज़ बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक सेल आती है, सेल डिवाइड करती है, देन क्या मल्टी सेलर बनता है, मल्टी सेलर टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, वो लाइन आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दे रखी है। तो बेटा मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, मैं एक बार और बता देती हूँ आपके। अब क्वेश्चन कैसा आता है वो ध्यान सुनना। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो समरी दी हुई रहती है ना अपन को, जो चैप्टर्स के ऊपर जो समरी दी हुई रहती है, बहुत से स्टूडेंट को उसको छोड़ देते हैं, ज़्यादातर उसको पढ़ते नहीं है ढंग से। लेकिन बच्चा अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस तो कहीं से बुक से, पूरी बुक में तो कहीं से बन सकते हैं चैप्टर के। ठीक है, तो देखो बच्चा, सबसे पहले अपन मैं आपको जो आपके दे रखा है कि इसमें अपन को क्या देखना है कि जो जितने भी एनिमल्स, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो बाकी सबसे इतने ज़्यादा डेवलप्ड क्यों है, क्या रीज़न है कि वो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। अच्छा बच्चा, अगर एक बात बताऊँ मैं आपको पता नहीं कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स में अगर डिफरेंस किया जाए तो बहुत सारे डिफरेंस निकलेंगे, आपको पता है। लेकिन अगर एक मेजर डिफरेंस अगर इस चैप्टर के बिहाफ पर अगर पूछा जाए आपसे, तो आप तो ये बोलोगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, और वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही पाया जाता है। तो यही इस चैप्टर में है कि ऑर्गन सिस्टम आखिर है क्या, क्यों है, क्या चीज़ है, क्यों है, मतलब इसके अंदर ऐसा क्या डिज़ाइन हो रखा है जिस वजह से ये चीज़ें सारी काम कर रही है, ना कि प्लांट में है और एनिमल्स में क्यों है। ठीक है, तो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं अपन एक बार देखेंगे इसमें। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखिए ध्यान से सुनना। अब ये जो मैं चीज़ है, ये आपकी एक सेल है, डिवाइड करेगी, मल्टी सेलुलर बनेगी, देन टिश्यू बनेगा, बात करी थी अपन ने, ये डायग्राम हम देख चुके हैं, मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है बच्चा, बस अपने काम की बात ही करेंगे अपन इसमें। ठीक है, ठीक है, देन कुछ ऐसा। तो ये होता है बच्चा अपना यूनिसेल, ये है अपना मल्टी सेल, ये है टिश्यू, देन ये है टिश्यू सिस्टम। अब आप बोल रहे हो कि मैम इसमें नया क्या है? नया है बच्चा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में आखिर वो क्या चीज़ है जिसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टिश्यू सिस्टम हो गया, देन इसके बाद बनेगा ऑर्गन, देन ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। ये अपनी चीज़ें हैं जो आपकी बुक में एनसीईआरटी की इस चैप्टर में दे रखा है पहले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, आप पढ़ोगे तो सेल, मल्टी सेल, टिश्यू वगैरह वगैरह ये चीज़ बनेगी। इससे अपन को क्या बात पता चली? एक बात तो पता चल रही है कि एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को डेवलप करा और आगे जाके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। अब ज़रूरी नहीं है ऑर्गन सिस्टम सभी ऑर्गेनिज्म में हो जो लिविंग है इस दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम सबसे डेवलप किसमें पाया जाता है? एनिमल्स में, इसलिए अपन इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। अच्छा, दूसरा देखो बच्चा, यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको पहले ही डिफाइन करी थी कि
मल्टी सेलुलर और टिश्यू में क्या डिफरेंस। अब आपकी इस बुक में बच्चा एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर है आपका, उसमें टिश्यू की एक डेफिनेशन दे रखी है कि सेल्स का वो ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन में भी सिमिलर हो और दिखने में भी सिमिलर हो, जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हो, तो उसको बच्चा अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। बच्चा ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लेना। अच्छा, दूसरी बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वेरियस फंक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कि टिश्यू होते हैं वो आगे जाके मतलब आखिर वो ऐसा क्या शो करते हैं जिस वजह से कि ये सारी चीज़ें बनती, तो बच्चा अगर आप नोट करो तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, एक शब्द लिख रखा है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है ये, व्हाट इज़ द मीनिंग है डिवीजन ऑफ लेबर, होता क्या है। देखना बच्चा आपके एनसीईआरटी बुक में जो पहले समरी वाला टॉपिक है ना, उसमें सब नीचे नीचे आपकी दे रखा है डिवीजन ऑफ लेबर। अब ध्यान नहीं देते हैं अपन और यहीं से अपने क्वेश्चन में जाता है। अब देखो बच्चा, पहले बात तो मैं इसका मीनिंग बताती हूँ, फिर अपन वापस इस पर, क्योंकि इसी से रिलेटेड है पूरा का पूरा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म या अगर कोई सेल अपने आप में चेंज चाहती है, चेंज छोटा मोटा चेंज, बहुत बड़ा चेंज लाना चाहती है जिसमें वो आसपास की चीज़ों को भी चेंज कर दे, यानी वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना चाह रही है, तो अगर कोई सेल कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहा हो तो उस चीज़ को या फिर उस शब्द को अपन बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब आप बोलोगे मैम ये इससे रिलेटेड कैसे। अब अच्छा देखो, अगर इनकी बात करूं तो यहाँ अगर ये जो आप फ्लो चार्ट आप जो देख रहे हो, तो एक तरीके से एक सेल ने आगे जाके पूरे एक ऑर्गन सिस्टम बनाया, तो इन दोनों में से कॉम्प्लेक्स कौन हुआ, यही हुआ कॉम्प्लेक्स। तो ऑब्वियसली बात है यही होगा कॉम्प्लेक्स। तो एक सेल अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जा रही है, तो इसी को तो डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो आया बच्चे समझ में। बच्चे आपकी लाइन दे रखी है कि डिवीजन ऑफ लेबर कौन को शो करता था, सेल से फिर टिश्यू, मल्टी सेल नहीं दे रखा बीच में, डायरेक्ट टिश्यू दे दिया, लेकिन मैं आपको बताया कि पहले मल्टी सेल बनती है, डायरेक्ट टिश्यू नहीं बनता, ध्यान रखना। सेल से डायरेक्ट टिश्यू कभी नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना, भले वो कोई सी भी सेल हो, कोई से भी ऑर्गेनिज्म हो, सबसे पहले मल्टी सेलुलर बनेगा देन टिश्यू बनेगा, ये बात ध्यान रखना। खैर आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए देन टिश्यू सिस्टम देन ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। अब अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं, डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम टिश्यू, क्योंकि अगर देखा जाए एक सेल ने अपने आप को मल्टी सेल बनाया तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं था, क्योंकि इसने एक सेल ये भी सेल अभी अलग अलग ही है, अपना एक एक फंक्शन खुद कर रही है। क्या इन सेल ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करा, इनकी बात करूँ मैं, नहीं। मैंने आपको याद है एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर और टिश्यू में एक डिफरेंस बताया था कि मल्टी सेलुलर जो सेल्स होती है उसमें सेल्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन वो एक दूसरे से मतलब नहीं रखती है, वो अपना काम करती है, उनको कोई मतलब नहीं होता एक दूसरे से। बट टिश्यू में क्या होता है, एक साथ जुड़कर एक पर्टिकुलर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते कॉम्प्लेक्सिटी दिखने को मिली, देन यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ कॉम्प्लेक्सिटी आना, क्योंकि इसके बाद तो देखो ना अब सेल को इकट्ठा करने में, बच्चा बोलते ना कि अकेले लड़ने के साथ साथ ग्रुप्स को लेकर आने में बहुत ज़्यादा वो रहता, टाइम लगता है, यही होती है बात कि, है ना। तो यही तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स बहुत सारे आ गए कि उसको मनाना कि भाई तेरे को मेरे साथ मिलकर काम करना है, तो यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से होता है, टिश्यू से। और बच्चा ये जो बात आपकी जो लिख रखी है वो आपके एनिमल किंगडम, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी और आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट आपको दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक कि आपके डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। तो बच्चा ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो क्या होता है ये कि अगर कोई सेल अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जा रही है, कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाह रही है, तो उसको अपन डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो था बेसिक जो आपके पहले पैराग्राफ में जो इंट्रो है ना उसमें दे रखा है, तो आप उसको पढ़ना, आपको ये चीज़ मिलेगी और आप देखोगे तो उसमें देखना आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चा। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब अपन को एनिमल में क्या पढ़ना है बच्चा, एनिमल टिश्यू पढ़ना है, ठीक है। अब टिश्यू क्या होता है ये बात मैंने बता दी। अब बच्चा ये आपको ही पता है कि एनिमल्स के अंदर ये एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं सारे, पता है आपको, लिख रखा है, तो आपके अपन ने एनिमल किंगडम में भी देखा था, ठीक है। तो ये चार चीज़ें होती हैं। अब अपन को स्ट्रक्चर यानी अब उसकी बॉडी, एनिमल की बॉडी आखिर बनी किससे है। अच्छा एक बात बताओ, सोचो, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था मैंने बोला कि एनिमल्स मल्टी सेलर होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं सिंगल सेल को तो पढ़ूंगी नहीं, ऑब्वियसली बात है मैं मल्टी सेल से ऑर्गन सिस्टम तक पढ़ूंगी। क्या सभी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम होता है? नहीं। आखिर क्यों अपन इस चैप्टर में टिश्यू ही पढ़ते हैं, बाकी क्यों नहीं पढ़ते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम
जब एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो अपन फिर ऑर्गन सिस्टम के बारे में क्यों नहीं पढ़ते इसमें, मतलब इस चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ते अपन, सिर्फ टिश्यू के बारे में इतना बड़ा चार्ट बनाते हैं उसमें अपन टिश्यू ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बच्चा इसका रीज़न ये है, अगर आप ध्यान से अगर देखो तो एनिमल्स में सभी मल्टी सेलुलर है, लेकिन एनिमल्स में ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास ऑर्गन सिस्टम हो। तो अपन को तो वो सिस्टम पढ़ना है ना, वो चीज़ पढ़नी है ना तो सभी एनिमल्स के पास कॉमन हो। और कॉमन क्या होता है? टिश्यू। टिश्यू होता है कॉमन, जो सबके पास मिलेगा, आपको सभी एनिमल्स के पास मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी बताई थी। तो यही रीज़न है, यानी अपन वो टॉपिक पढ़ना है अपन को जो एक्चुअली में अपने सभी ऑर्गेनिज्म, सभी एनिमल्स में पाया जाता है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम सभी एनिमल्स में नहीं होता है। ये एक्चुअली मैं एक बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। भले अपने अंदर ज़्यादा डेवलप है तो ज़रूरी नहीं है कि और ऑर्गेनिज्म में भी ज़्यादा डेवलप हो। अब अपन ने नॉन कोडेट्स के अंदर जो एनिमल्स पढ़े गए उनके अंदर तो डेवलप नहीं था बच्चा, ठीक है। तो बस इसीलिए अपन को क्या पढ़ना है? एनिमल टिश्यू पढ़ना है इसमें, ठीक है बच्चा। चलिए अब स्टार्ट करें अपन। चलो, तो अब आपको पता है कि टिश्यू क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ग्रुप ऑफ सेल विच मतलब जो, मैं थोड़ी इंग्लिश ऐसी है मेरी, है ना, जो दिखने में भी थोड़ी सेम हो और दूसरा ये एक सिमिलर फंक्शन भी परफॉर्म करती हो, ठीक है बच्चा। तो एनिमल टिश्यू में अपन को ये देखना है। अच्छा, अब इसमें अब एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है बच्चा। अब अपन टोटल बताएंगे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। आपको पता है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बच्चा। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स, यानी कितने तरीके की एनिमल टिश्यू देखने को मिलते हैं? 4 टाइप्स के, आपको पता है और आपको लाइन अच्छे से ध्यान भी है। चलो एक एक करके नाम लिख देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है बच्चा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बच्चा। दूसरा कौन सा होता है बच्चा? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कौन सा होता है? मस्कुलर टिश्यू। एंड फोर्थ होता है न्यूरल टिश्यू, ठीक है बच्चा। तो यही तो 4 तरीके के एनिमल टिश्यू होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, यानी एनिमल्स में अपन को 4 तरीके के एनिमल टिश्यू देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियम भी बोल सकते हो आप उसको, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। अब आप इसको लाइन वाइज देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है बच्चा कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अपन आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू क्या करेंगे? एपी का मतलब होता है, मैं आपको ऊपर से ओवर दे दूँ, चलो फिर एक्चुअली में पढ़ते हैं अपन बच्चा। देखो एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी की लाइनिंग या फिर बॉडी की कवरिंग बनाने का काम करती है। एपी का क्या मतलब होता है? अबो। थीलियल का मतलब होता है कवरिंग, कोई ऑर्गन है ना, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की कवरिंग बनाने का काम करती हो, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होगी? यानी ऐसा टिश्यू होगा जो अपनी बॉडी में किसी न किसी चीज़ों को मतलब जो सब्सटेंसेस होगा उसको क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। और वो कैसे करेगा वो अपन इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आपको पता है जो मसल्स होती है वो कैसे काम करती है, यानी जो मसल्स होती है वो किस तरीके से कोरिलेट होकर काम करेगी, कितने टाइप्स की होती है वो अपन इसमें देखेंगे। और जो न्यूरल होता है, न्यूरल मतलब सोचने समझने की क्षमता अपन को कहाँ से आई। प्लांट्स में नहीं है ये चीज़, अपने अंदर है। न्यूरल टिश्यू किस में है? अपने अंदर है ना। वैसे तो मस्कुलर भी नहीं होता उनमें, लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं, वैसे तो इनमें है ही, उनमें नहीं होता, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, पता है आपको सभी को। अपने अंदर सोचने समझने की क्षमता कहाँ से है? इस नर्वस सिस्टम की तरफ। तो न्यूरल टिश्यू कैसा होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है अपना एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, तो बच्चा मैंने आपको पहले बोल दिया था एपी का क्या मतलब होता है? अबव, यानी ऊपर। एपी का क्या मतलब होता है? ऊपर। और थीलियल का मतलब कोई सरफेस, कोई लेयर या कोई ऑर्गन, कुछ भी जो मतलब आपकी बॉडी के अंदर हो, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली में होती क्या है? अब सुनो बच्चा, है ना, अपन को सिर्फ इतना ही देखते हैं, लेकिन बच्चा पता है, देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? आपकी बॉडी की या तो अंदर प्रेजेंट होगा, अगर अंदर प्रेजेंट है तो ऑर्गन की लाइनिंग करेगा, और अगर बाहर प्रेजेंट है तो आपकी कवरिंग में मदद करेगा। नहीं समझे? देखो वापस मैंने बोला कि एपिथेलियल टिश्यू आपके बॉडी के बाहर मतलब अपनी जो इन्वायरमेंट से कनेक्टेड वहाँ पे प्रेजेंट हो, बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ अगर बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट है तो बॉडी के अंदर वो आपके ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाएगा। लाइनिंग का क्या मतलब होता है बच्चा? बाहर की कवरिंग बनाना, मतलब ऑर्गन्स की कवरिंग बनाना, लाइन करके रखना उसको, ठीक है। और अगर एपिथेलियल टिश्यू बाहर प्रेजेंट है, यानी अपन जो देख रहे हैं आपकी स्किन, तो वो बाहर की कवरिंग बनाता है। बाहर की कवरिंग मतलब कवरिंग प्रोटेक्शन वगैरह में मदद करेगा, ठीक है। तो अब दूसरी बात, अब सुनो, अगर एपिथेलियल टिश्यू है ना ऑर्गन्स की लाइनिंग करता है, ऑर्गन्स की लाइनिंग करता है बच्चा, ये आपकी सारी एनसीईआरटी की लाइन है, मैं तो बस आपको हिंदी में समझा रही हूँ और कुछ नहीं,
ठीक है, आप देखना एक बार ध्यान से, ऑर्गन्स की लाइनिंग करता है तो यह बॉडी फ्लूइड से फेस करेगा। अब ये क्या है, क्या बताती हूँ मैं आपको, ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, अगर एपिथेलियल टिश्यू ऑर्गन की लाइन करता है, ये मान लो कोई ऑर्गन है, ठीक है, इसकी लाइनिंग कर रहा है, ये लाइनिंग जानते हो ना, लाइनिंग अंदर की लाइनिंग होती है, इसकी जो लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू, है ना, लाइनिंग कर रहा है, तो अंदर अब इस ऑर्गन में क्या होगा, फ्लूइड्स भरा है, और उसको शायद अपन इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं ना, अपन यही बोलते हैं। तो वो बॉडी फ्लूइड की लाइनिंग ही तो कर रहा है, फेस उससे तो करेगा। तो देखो ना बच्चा, उसी से तो फेस कर रहा है। अगर ये लाइनिंग बाहर होती तब भी बाहर के फ्लूइड से क्या करता है, बाहर का जो फ्लूइड होता है उससे क्या करेगा, फेस करेगा। तो बात तो एक ही है। बात समझ में आई आपको? ये लाइन आपकी बुक में दे रखी है, एक बार देखना, ठीक है, कि अगर ये ऑर्गन की लाइनिंग करता है तो ये बॉडी फ्लूइड से फेस करेगा। दूसरा, अगर ये कवरिंग कर रहा है आपकी स्किन की तो इन्वायरमेंट से फेस करेगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। मैं इसको मिटा के लिख देती हूँ कि अगर स्किन कवरिंग करता है, स्किन कवरिंग करेगा तो इन्वायरमेंट को फेस करेगा, इन्वायरमेंट को फेस करेगा। बच्चा ये पॉइंट समझ में आया आपको समझ में क्या बोलना चाह रही हूँ बच्चा मैं? अब आप बोलोगे मैम इसमें नया, कह रहे नया है बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। आप एनसीईआरटी को देखना एक बार, उसमें लाइन दे रखी है, ठीक है। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना, दोनों का ही काम होता है कि लाइन करवाना, प्रोटेक्ट करना, वो भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो अपन देखेंगे। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये चीज़ है कि अगर ऑर्गन की लाइनिंग कर रहा है तो बॉडी फ्लूइड से फेस करेगा, यानी बॉडी फ्लूइड के चारों तरफ रहेगा। और अगर अगर वो स्किन कवरिंग करता है तो वो इन्वायरमेंट के संपर्क में या फिर इन्वायरमेंट को फेस करेगा। तो बच्चा क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो बच्चा, तो एपिथेलियम टिश्यू जो होती है एक्चुअली में क्या होती है कि आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। अब वो प्रोटेक्टिव लेयर डिपेंड करता है कहाँ पर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमेशा प्रोटेक्शन ही करेगा, हाँ ये जरूर बोल सकती हूँ, अगर स्किन की कवरिंग कर रहा है तो प्रोटेक्शन जरूर कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर अंदर लाइनिंग कर रहा है तो प्रोटेक्शन नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर बोल देती हूँ, ठीक है, अगर बाहर कर रहा है तो प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन अगर अंदर कर रहा है तो ज़रूरी प्रोटेक्शन के अलावा और इसकी सेल्स मॉडिफाइड हो जाती है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको क्लियर हुई। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चा कि ये जो यहाँ पर मैं आपको दो है ना नाम बताऊंगी, है ना, दो नाम बता रही हूँ कि अगर कभी भी आपकी बुक में दो नाम होते, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो मैं दो नाम बता देती हूँ, उसका ध्यान रखना। बच्चा देखो, एक होता है इंटर सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर। फ्लूइड लगा दो, लगाना चाहो तो, बट मेन चीज़ समझो, है ना। दो शब्द है, एक तो इंटर, एक मिनट रुको, थोड़ा ना बड़ा लिख देती हूँ। एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। ये दो नाम होते हैं, दो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इंटर मतलब होता है बच्चा दो सेल के बीच में जो स्पेस होगा। अच्छा, इस फ्लूइड की जगह स्पेस भी हो सकता है, जो भी होना चाहो ना, वो आप लगा लेना जो हिसाब से। मैं अपन को सिर्फ ये शब्द देखना है, वो तो अपन बीच में लगता जाएगा। तो ये दो सेल है, मान लो ये दो सेल है, तो दो सेल के बीच में जो स्पेस जो फ्लूइड होगा उसको इंटर कहेंगे। इंटर मतलब दो कनेक्टिव चीज़ों के बीच में, और इंट्रा मतलब यानी एक ही सेल के बीच में जो भी स्पेस होता है, फ्लूइड होता है, उसको अपन इंट्रा से डिनोट करते हैं। बच्चा ये नाम आप ध्यान रखना, आगे बार बार आएगा, इस चैप्टर में तो आपको बहुत बार दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर इंटर बोल रहा है तो दो सेल के बीच का स्पेस हो, फ्लूइड हो, जो भी सब्सटेंस हो, उसके बारे में बात कर रहा है। और अगर इंट्रा बोल रहा है तो बच्चा एक ही सेल के बीच में स्पेस, फ्लूइड वगैरह होता है, उसकी बात करता है। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, तो अपन को तो सिर्फ इन दोनों नाम से मतलब रखना है। तो इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझ में आ गया, दो सेल के बीच वाला, है ना, और इंटर मतलब एक ही सेल के अंदर पाया जाने वाला, ठीक है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चा अब एपिथेलियम में अपन ये देखा। दूसरी बच्चा, अब आपके एनसीईआरटी की लाइन की देखिए कि एपिथेलियम की जो लेयर्स होती है, जो सेल्स होती है, वो फ्री सरफेस होती है। फ्री सरफेस मतलब उनको मतलब नहीं होता, वो अपना काम करती है, उनको फालतू मतलब नहीं होता कि उसको बिठा लूँ ना, ऐसा नहीं है। फ्री सरफेस होती है। फ्री मतलब कहने का मतलब है उनकी जो सेल्स होती है अच्छी खासी अपना काम करती रहती है, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और दूसरा ये बात होती है बच्चा कि इनकी जो सेल्स होती है, इनकी जो सेल होती है, ठीक है बच्चा, उसमें
उसमें इनकी जो सेल होती है ना, उसके अंदर यानी वो जो उसमें या उनमें, ऐसे लिख लो, या उनके बीच गैप बहुत कम होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? अब देखो बच्चा, ये क्या लाइन का मतलब, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। कहते हैं बच्चा, अगर मैंने बोला मान लो बच्चा ये एक लेयर है और यहाँ पर बहुत सारी सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स है, कुछ ऐसा ही है ना बच्चा, ये सेल्स है अपनी, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखो तो एपिथेलियम की जो टिश्यू की जो लेयर्स होती है, जो सेल्स होती है, वो टिश्यू ऑब्वियसली बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होगी, तो उन दो मान लो बहुत सारे सेल्स, अब ये दो सेल को लेके चलते हैं, ये वाले, तो बच्चा इनके बीच की जो सेल्स होती है ना, तो दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये बहुत ही कॉम्पैक्टली क्या होती है, टाइटली बाउंडेड होती है, टाइटली बाउंडेड होती है। अगर कोई चीज़ टाइटली बाउंडेड है तो क्या उसमें गैप होगा? नहीं होगा बच्चा। तो एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होती है, यही आता है क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछे कि इनमें से कॉम्पैक्टली बाउंडेड जो सेल्स होती है जिसमें गैप नहीं होता, तो कौन सी होती है बेटा? एपिथेलियम की सेल्स होती है। तो बच्चा ये आपकी एनसीईआरटी लाइन है जो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो सेल्स होती है बहुत ही टाइटली बाउंडेड होती है, इनमें गैप नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बच्चा अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला? अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर दो सेल के बीच में बीच का स्पेस हो, फ्लूइड हो, कुछ भी हो, तो दो सेल के बीच की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर मैं इंटर बोलूँगी या इंट्रा बोलूँगी? तो यहाँ पर मैं बोलूँगी इंटर सेलुलर स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है। समझ में आया? ये है पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कॉम्पैक्टली बाउंडेड होती है एंड देन कॉम्पैक्टली बाउंडेड होने के कारण दोनों सेल के बीच में गैप बहुत कम होता है, इसलिए इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, वो बहुत कम होता है। तो बच्चा समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रही हूँ? ये आता है क्वेश्चन आपका एक्चुअली में। तो ये है डेफिनेशन इसकी कि लाइनिंग भी करती है, कवरिंग भी करेगी, प्लस इनके सेल्स के बीच में यानी दो सेल के बीच में जो कवरिंग हो, मतलब जो स्पेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत ही कॉम्पैक्टली बाउंडेड होती है एक दूसरे से, है ना, और एक साथ मिलकर काम करती है। ऑब्वियस मतलब टिश्यू है तो कॉमन फंक्शन करेंगे, बार बार नहीं बताऊंगी मैं चीज़, ध्यान रखो ना। तो इनकी सेल्स एक ही कॉमन फंक्शन करेगी, अगर कवरिंग करनी है तो कवरिंग, प्रोटेक्शन करनी है तो प्रोटेक्शन, सिक्रेशन करना है सिक्रेशन, जो इनको इच्छा है वो डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन में पाई जाती है। तो बच्चा क्लियर हुआ आपको? तो ये दो मेन पॉइंट, एक तो कॉम्पैक्टली बाउंडेड और दूसरा इंटरसेलुलर। बेटा इंट्रा नहीं, इंटरसेलुलर गैप क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जितना ज़्यादा कॉम्पैक्टली बाउंड होगा इंटरसेलुलर स्पेस उतना ही कम होगा। तो ये इसके इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। बच्चा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बच्चा ध्यान रखना। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। तो ये था अपना पूरा एपिथेलियम टिश्यू, है ना। अच्छा बच्चा, आपकी बुक में ना प्लूरल सिंगुलर कुछ ऐसा दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो एपिथेलियम होगा, थीलियम एक लेयर के लिए बोलेंगे, एपिथेलिया प्लूरल के लिए बोलेंगे। बच्चे बुक में दे रखा है, ठीक है, आप इसको देखना। चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। अब चलिए देखिए बच्चा, जो अपनी जो एपिथेलियम जो टिश्यू होती है, ठीक है, ये कितने टाइप्स की होती है ना अपनी बॉडी में, ये कितने टाइप्स की अपन को देखने को मिलती है। तो आपको पता है कि अपनी जो अपनी बॉडी होती है उसके अंदर जो एपिथेलियल जो टिश्यू होती है वो कितने टाइप्स की होती है बच्चा? 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको ऐसे बना लेते हैं। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स की होती है बच्चा? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है बच्चा अपने सिंपल एपिथेलियम, ठीक है बच्चा, और दूसरी कौन सी होती है बच्चा? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो 2 टाइप्स की आपको एक्चुअली में समझ में आ गया कि एपिथेलियम होता क्या है एक तरीके से। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, मैंने बस आपकी एनसीईआरटी की लाइन को तोड़ मरोड़ के एक सीधी भाषा में बता दिया बस, और कुछ नहीं करा, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चा, एपिथेलियम कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक तो सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम। देखो बच्चा,
सिंपल का क्या मतलब होता है? सिंपल का मतलब होता है कि इनके अंदर एक ही तरीके की सेल्स एक ही लेयर बनाएगी। लिख रखा है ना कि सिंगल सेल्स ऑफ लेयर मेक्स अ सिंगल लेयर, यानी अगर ये एक लेयर है तो इसमें सिर्फ एक ही तरीके की सेल्स होंगी जो एक ही लेयर बनाएंगी। समझ में आया? ये है आपको जो ध्यान रखना। सिंपल का मतलब होता है सिर्फ एक ही सिंगल लेयर की एपिथेलियम बनी होती है। और कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, बहुत सारे संयुक्त, तो 2 से ज़्यादा। तो कंपाउंड का क्या मतलब होता है बच्चा? कि इसमें बहुत सारी सेल्स की लेयर होंगी। क्या होगी? इसमें बहुत सारी सेल्स की लेयर होंगी, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और वो अलग अलग शेप की हो सकती है, ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अलग अलग शेप की भी हो सकती है, अलग अलग साइज़ की भी हो सकती है, बट अलग अलग लेयर्स की देखने को आपको मिलती है। आप बुक में देखना बच्चा, आपकी बुक में भी दे रखा है, तो समझ में आया आपको? तो सिंपल का क्या मतलब होता है? सिंपल का मतलब होता है कि ऐसी एपिथेलियम जिसमें सिंगल सेल ऑफ लेयर, यानी एक ही तरीके की सेल्स एक ही लेयर बनाती हो, वो सिंपल एपिथेलियम। और कंपाउंड में जब ऐसी बहुत सारी सेल्स की लेयर, बहुत सारी लेयर्स बनाती हो, 2 से ज़्यादा लेयर बनाओ तो उसको अपन कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। अब बच्चा एक यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं आपको, ध्यान रखना बच्चा, इसको जो आपकी बुक में भी दे रखा है, ध्यान से सुनना। सिंपल एपिथेलियम बच्चा जो होती है वो अपनी बॉडी के अंदर होती है, ऑर्गन्स की लाइनिंग करती है। और कंपाउंड एपिथेलियम बच्चा आपकी स्किन की लाइनिंग करती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि आपकी बॉडी की स्किन की लाइनिंग, यानी स्किन की अंदर जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी एपिथेलियम होती है, तो आप बोलोगे कंपाउंड, जो एक्चुअली में प्रोटेक्शन का काम करेगी। ये तो एक सिंपल सा काम है कि प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो ये किसको लाइन करती है? अपनी स्किन को। और ये किसको लाइन करता है? ये किसको लाइन करती है बच्चा? ये अपने मोस्टली ऑर्गन को। ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है। बुक में दे रखा है आपका, एक बार आप इसको देखना, ठीक है? तो समझ में आया आपको? मैं फिर आपको बोल रही हूँ, ध्यान रखना कि आपकी स्किन के अंदर जो भी एपिथेलियम होती है वो कंपाउंड एपिथेलियम होती है, ठीक है? और जो अपने ऑर्गन्स की जो लाइनिंग होती है मोस्टली सिंपल है, ये भी करती है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्किन को कौन सी करी? कंपाउंड से सिंपल एपिथेलियम नहीं करती, कंपाउंड एपिथेलियम करती है हमेशा। ये है पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, तो आपको समझ में आया? चलो, तो सिंपल एपिथेलियम आपको क्लियर हो गया। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, है ना? इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, जो आपकी बुक में दे रखा है। अब बच्चा देखो, सिंपल एपिथेलियम जो होता है, ठीक है, जो सिंपल एपिथेलियम जो होता है, मैंने बोला कि सिंगल सेल ऑफ लेयर एक सिंगल लेयर बनाएगी, ठीक है? सिंपल एपिथेलियम जो सेल होती है बच्चा, जो लेयर होती है, वो आपके कितने तरीके की होती है, यानी इसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ द सेल एंड साइज एंड शेप ऑफ द सेल। वापिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड शेप साइज ऑफ द सेल्स, यानी सेल की काम करने के तरीके और उसके साइज और शेप के आधार पर, यानी बेसिस पर, सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप्स की देखने को मिलती है, ठीक है ना? सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप्स की देखने को मिलती है? आपके 3 तरीके के। अब बच्चा, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एपिथेलियम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटेक्शन ही करे। अब यहाँ पर देखो नाम भी आ गया, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटेक्शन ही करे। मैंने आपको एक चीज़ बोली, अगर वो आपकी बॉडी के अंदर है तो वो प्रोटेक्शन के अलावा और भी अच्छी चीज़ों में मॉडिफाइड होगी और अलग अलग फंक्शन करेगी, ठीक है? तो स्टार्ट करें, कौन कौन से होते हैं? सिंपल एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार पर, उनके सेल्स की फंक्शन के आधार पर, और उनके शेप एंड साइज के बेसिस पर। कितने टाइप्स की होती है बच्चा? 3 टाइप्स की होती है। तो बताइए कौन कौन सी? एक तो होती है स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है बच्चा, इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम, यही होता है बच्चा, ठीक है? दूसरा बताओ बच्चा, जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है बताओ? क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम। और थर्ड कौन सा होता है बच्चा? कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम। तो 3 टाइप्स के हुआ। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि सिंपल एपिथेलियम को किस बिहाफ पर बांट रखा है, तो आपके पास देने के लिए आंसर है, एक तो इनकी फंक्शन है ना, फंक्शन भी तो अलग अलग करेंगे, दूसरा इन तीनों के जो भी सेल एपिथेलियम बनेगी, इन तीनों के सेल के साइज एंड शेप के बिहाफ पर इनको 3 पार्ट्स में बांट रखा है। तो बच्चा आपको समझ में आया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, यहाँ से अपने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और पूछे भी जाते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें आगे, ठीक है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब अपन ना, इसको यहाँ पर मिटा देती हूँ मैं। तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है? चलिए, अब ये क्या है, कैसे है?
इन तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एपिथेलियम में, ठीक है। तो इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंपल एपिथेलियम। ए का फर्स्ट है स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वामस एपिथेलियम वो अगर सिंपल है तो मैं फिर आपको बोल रही हूँ, ये मान लीजिए एपिथेलियम है, इसकी जो सेल्स होती है यानी इस सिंपल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैटन्ड, यही दे रखा है आपकी बुक में, फ्लैटेंड सेल्स होती है ये, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल ऐसे टाइल की तरह होती है। टाइल देखिए ना मैंने अपने फर्श पे जो टाइलें होती है बिल्कुल चपटी नहीं होती, बिल्कुल चपटी सी टाइल की तरह वैसे होती है बच्चा। इसी बिहाफ पर यानी इसका जो शेप होता है यानी इनकी सेल्स बिल्कुल ऐसी फ्लैट होती है, फ्लैट। अब बच्चा 3D डायग्राम तो हम बना नहीं सकती, बट आप समझने की कोशिश करो कि ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, चपटी है, विथ इररेगुलर बाउंड्रीज। यहाँ से आता है क्वेश्चन कि अगर आप इसको आप देखोगे, मान लो ये इररेगुलर है, जब आप मान लो ये पूरा एक ऐसा है ना, मान लो ये ऐसा है, ये पूरी एक एपिथेलियम है और इसकी जो सेल्स है बिल्कुल फ्लैट है। जब आप इसको चारों तरफ से देखोगे तो देखो ना मेरा हाथ, आपको देखो इरेगुलर बाउंड्रीज नहीं दिख रही है, यहाँ पर इरेगुलर बाउंड्रीज दिख रही है आपको, बस। तो ये दो चीज़ें आपको, पहला स्क्वामस एपिथेलियम में जो सेल्स होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल चपटी होती है, प्लस इरेगुलर बाउंड्रीज होती है यानी उनकी बाउंड्रीज बिल्कुल इरेगुलर होगी, है ना, टेढ़ी बाकी होंगी बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सीधी नहीं होंगी, बिल्कुल टेढ़ी बाकी सी होंगी। आप एक बार बच्चा बुक में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा बच्चा, मैंने भी बोला कि इनकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट टाइल्स की तरह होती है, बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल चपटी। इसीलिए स्क्वामस एपिथेलियम को, है ना, पेवमेंट भी कहते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब पेवमेंट क्या होता है, मतलब कुछ नहीं है, फ्लोर के ऊपर जो टाइल्स होती है ना उसको पेवमेंट बोलते हैं। तो बच्चा अगर आपसे पूछे कि पेवमेंट लेयर कौन बनाती है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। पेवमेंट का क्या मतलब होता है, टाइल्स ऑन दी फ्लोर, यानी फर्श पे जो टाइल होती है उसको अपन पेवमेंट से डिनोट करते हैं, और इसकी जो लेयर होती है वो ऐसा लगता है कि फर्श के ऊपर टाइल्स जमी हुई है, इसलिए इसको पेवमेंट ऑफ द फ्लोर कहते हैं। ये बच्चा आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है। पेवमेंट लेयर पूछे, मेम्ब्रेन पूछे तो कौन बनाता है, स्क्वामस एपिथेलियम बनाता है। ये बच्चा आपके आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करके लिख लेना एनसीईआरटी में कि स्क्वामस एपिथेलियम को पेवमेंट लेयर, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लस इसके साथ साथ ये तो हो गया फर्स्ट, इसके साथ साथ ये तो हो गया पहला, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चा कि स्क्वामस एपिथेलियम बच्चा आपकी बॉडी की डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बनाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बनाता है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, आधे बच्चों को हमेशा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो बच्चा पहले तो आप ये देखो कि मैंने क्या बोला कि स्क्वामस एपिथेलियम टाइल जैसे दिखती है इसलिए इसको पेवमेंट लेयर भी बोलते हैं, प्लस इस लेयर को डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अच्छा बच्चा, अब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चा, पहले तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, पहले डिफ्यूजन का मतलब बता। मतलब डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी गैस के सोल्यूट पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना डिफ्यूजन कहलाता है। अच्छा बच्चा, इसको अगर एग्जाम्पल से समझे तो ऐसे समझ लो बच्चा ना, कि मान लो कि एक कमरा है, अगर इस कमरे में मैं एक कॉर्नर पर, है ना बच्चा, मैं मान लो एक कॉर्नर पर मैं अगर परफ्यूम छिड़कती हूँ तो बच्चा आपको स्मेल तो वहाँ, अगर आप दूर बैठोगे, अगर इस कॉर्नर से बहुत दूर बैठते तब भी आपको स्मेल आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वो जो गैस की जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर छिड़के थे तो उनकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा थी, लेकिन आपको स्मेल वहाँ तक आई। क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन उस गैस के सॉल्यूट ने लो कंसंट्रेशन गैस के सॉल्यूट में मूव करा। तो बच्चा इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बताओ, डिफ्यूजन कहते हैं। तो बच्चा क्या होता है, गैस के जो सॉल्यूट की पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना क्या कहलाता है बच्चा, डिफ्यूजन कहलाता है। अब बच्चा, अब ये मैं अब बोलूँ मैम इसमें यार रिलेटेड कैसे, अरे बच्चा है, देखो कैसे, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना बच्चा वो यही है कि एक्चुअली में डिफ्यूजन, यही क्वेश्चन आता है कि कौन से एपिथेलियम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है, ये कौन से एपिथेलियम डिफ्यूजन में मदद करती है। तो क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, खुद मत घूम जाना, ठीक है। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कौन बनाती है बच्चा, स्क्वामस एपिथेलियम। अब एग्जांपल देख लेते हैं बच्चा। देखो अपनी बॉडी में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होती है, दो जगह आपको देखने, अगर आपने पढ़ा हो, आपके लंग्स की जो एल्वियुलर सैक होता है, जो एयर सैक होता है, एल्वियुलर जो सैक होता है उसके बाहर, एक तो वो देखो मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ, ये है, आपने देखा, ये तो है आपके एल्वियुलाई,
एल्वुले के बाहर यहाँ पर है अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, पता है बच्चा सभी को। और ये होती है बच्चा अपनी कैपिलरी, यही होती है अपनी कैपिलरी, है ना। तो ये तो है अपने एल्वुलाई, है ना, ये है अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो दो कनेक्टिव मेम्ब्रेन के बीच में सप्लाई करने का काम करती है। क्या सप्लाई करेगी? न्यूट्रिशन और फूड वगैरह। और ये वाली है अपने कैपिलरी मेम्ब्रेन, कैपिलरी एंडोथीलियम। वैसे तो ये एंडोथीलियम है, ठीक है, ये कौन सी है? एंडोथीलियम बोलते हैं। कैपिलरी किसकी बनी होती है? आर्टरी की। आर्टरी की 3 लेयर होती है जिसमें अंदर वाली क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। खैर ये अपन आगे देखेंगे, बस आप इसका ध्यान रखो। तो मैंने क्या बोला बच्चा, ये है अपना एल्वुलाई लंग्स में, ये है अपनी कैपिलरी, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो एक दूसरे को टाइटली, दो बड़ी बड़ी मेम्ब्रेन्स को एक दूसरे को टाइट बाउंडेड रखते हैं ताकि वो गिरे नहीं, हटे नहीं, ठीक है। खैर दूसरी बात, अब बच्चा मैंने आपको बोला कि यहाँ पर गैस पार्टिकल्स आते हैं, अपन इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं ना, वही प्रोसेस तो यहाँ होती है। तो एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता का है, वो यही तो होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ही तो काम करता है। अपन ने पढ़ा था ना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का नाम बताइए बच्चा, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जब अपन पढ़ेंगे तो मैंने आपको ये बात बताऊंगी कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का नाम बता। तो 3 मेम्ब्रेन होती है, एल्वुलाई की स्क्वामस एपिथेलियम। तो एल्वुलाई के अंदर जो मेम्ब्रेन थी वो कौन सी थी? स्क्वामस एपिथेलियम थी बच्चा। तो ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है बच्चा। ये आप अपने रेस्पिरेशन के चैप्टर के अंदर भी देखना, आपकी लिख रखी है लाइन में। तो बच्चा ये तीनों मिलके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब बच्चा अगर गैसों का एक्सचेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल होंगे गैसेज में। तो यहाँ ऑक्सीजन की अगर इनहेल कर रहे हो तो इनहेल अगर करोगे तो यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ कम है, और यहाँ CO2 की ज़्यादा यहाँ कम है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएंगे। तो बच्चा यहाँ बीच में एक मेम्ब्रेन बनती है जिसका नाम है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बच्चा ये तीनों मिलकर बनाते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, तो पहले तो बच्चा आपको ध्यान रखना ज़्यादातर वहाँ पाई जाती है जहाँ पर डिफ्यूजन का काम होता है। जैसे आपकी एयर सैक्स मतलब एल्वुलाई का जो एयर ब्लैडर मतलब एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो, प्लस आपकी कैपिलरी ब्लड वेसल की कैपिलरी के अंदर। तो इन दोनों जगह आपके स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है जो एक्चुअली में डिफ्यूजन का काम करती है। तो बच्चा क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? तो बच्चा मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि स्क्वामस एपिथेलियम को 2 नाम से बुलाते हैं। पहला पेमेंट क्यों बोलते हैं? एक फंक्शन के आधार पर नहीं, सिर्फ शेप के आधार पर। इसकी बिल्कुल चपटी सेल्स होती है, टाइल की तरह दिखती है, इसलिए इसको पेमेंट सेल्स या पेमेंट लेयर बोलते हैं। दूसरा फंक्शन के आधार पर इसको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब सुनो बच्चा, अगर आपसे पूछे कि स्क्वामस एपिथेलियम को फंक्शन के बेसिस पर क्या नाम देते हैं, तब आप बताना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और अगर आपसे पूछे उसके शेप एंड साइज के बिहार पर क्या नाम देता है, आप बताना पेमेंट मेम्ब्रेन। तो दोनों में समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? ठीक है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्लियर हो? क्योंकि डिफ्यूजन करवाती है। और कहाँ कहाँ करवाएगी? एयर सैक और किस में कराएगी? कैपिलरीज में करवाएगी, जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे स्क्वामस एपिथेलियम किसको लाइन करती है, तो आपके बताओगे एक तो एयर सैक प्लस ब्लड वेसल, ठीक है। और ब्लड वेसल में कौन है? कैपिलरी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है बच्चा। तो और भी बहुत जगह होती है स्क्वामस एपिथेलियम, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर डिफ्यूजन होगा, जहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन होगा, वहाँ पर जैसे आपके किडनीज़ के अंदर भी पाई जाती है बच्चा, है ना, जहाँ पर डिफ्यूजन का काम होता है। जहाँ पर भी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन का काम होगा वहाँ स्क्वामस एपिथेलियम होगी, है ना। ये तो मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको पूरा बस एनसीईआरटी बेस पढ़ाऊंगी पूरा। मैंने आपको चीज़ बोली थी कि मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर करूंगी बस, और भी होती है, ऐसे नहीं यही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपकी बॉडी में जहाँ डिफ्यूजन होगा, मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपसे पूछे कि ये ऑर्गन डिफ्यूजन कर रहा है, अगर ये ऑर्गन डिफ्यूजन कर रहा है तो यहाँ कौन सी एपिथेलियम होगी, तो आपको देने के लिए आंसर है कि भाई अपने पास ये एपिथेलियम होगी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्लियर हो गया बच्चा आपको स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट अपनी जो एपिथेलियम है कौन सी है बच्चा? आपके क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो चलिए अपन सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए सेकंड है अपने पास क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियम। ठीक है बच्चा, यही है अपने पास।
तो सेकंड है अपने पास क्यूबोइडल। अब नाम में पता चल रहा होगा, ये बताने की जरूरत है नहीं कि इसकी जो सेल होंगी, मान लो बच्चा ये एपिथेलियम है और इसकी जो सेल्स होंगी बिल्कुल क्यूब जैसी होंगी, ऐसी होंगी क्यूब जैसी, है ना। अब 3D में समझ जाओ बच्चा, मैं आपको सिर्फ आगे से बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसकी जो सेल्स होगी बिल्कुल होगी घन, यानी क्यूबोइडल एपिथेलियम, यानी क्यूब की तरह होगी। इसकी जो सेल्स होगी बिल्कुल कैसे होंगी बच्चा, क्यूब की तरह होंगी, है ना। तो पहले तो ये हो गया समझ में। अब दूसरी बात, क्यूबोइडल एपिथेलियम को ध्यान से सुनना, क्यूबोइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। क्या बोला बच्चा मैंने, क्यूबोइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। अब इसको जर्मिनल क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि बच्चा आपकी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में जो गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स जानता है ना, टेस्टिस हो या ओवेरी हो, तो उनसे रिलेटेड यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन होते हैं वहाँ पर मोस्टली जो लाइनिंग करती है एपिथेलियम वो होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम। और जर्मिनल शब्द इसीलिए आता है, जर्मिनल शब्द आता है जो गैमीट फॉर्मेशन में मदद करे, आगे जाके जो रिप्रोडक्शन में मदद करे किसी भी तरीके से। तो बच्चा मैंने आपसे क्या बोला, भले मेल हो या फीमेल हो, दोनों में या ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मोस्टली जो लाइनिंग की जाती है जिस एपिथेलियम की वो होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो आगे जाके मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम को इसलिए जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चा, क्योंकि मोस्टली गोनाड्स को लाइनिंग करती है, दे मोस्टली लाइन गोनाड्स और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अभी नाम भी अपन देखेंगे, है ना, तो समझ में आया आपको, ठीक है। अच्छा बच्चा, अपन रिप्रोडक्शन में जर्म सेल पढ़ते हैं ना, जर्म सेल। अब बच्चा आपने ये कहाँ पढ़ा होगा, देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ ना, सुनना। जब अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं या फीमेल वाला पढ़ते हैं, तो बच्चा चलो मेल का बता देती हूँ मैं आपको एग्जांपल के लिए ना। मेल में जब अपन पढ़ते हैं बच्चा, तो अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम से होती है। तो आपने कहीं ये डायग्राम देखा है ऐसा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, यहाँ फ्लूइड होता है और इसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं कुछ ऐसा सेल्स दिखने, फिर एक और होती है ना, वो सेमिनिफेरस चैम्बर्स होते हैं, इसमें ऐसा होता है। तो बच्चा ये क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब। अरे बच्चा देखो मैं आपको बताती हूँ, ये एक ट्यूब है ये एक ट्यूब है, मुझे नहीं दिख रही अंदर क्या है क्या नहीं। मैं इसको कट करूँगी तो मुझे आपको गोल गोल दिखाई देगा ना, तो जब ये गोल गोल दिखेगा तो मैं ऐसा ही तो देखूंगी ना, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ज़्यादातर जो आपके गैमीट्स बनाने वाली जगह जहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, तो वहाँ पर क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइन होती है। तो ये जो लेयर थी ना, ये जो यहाँ ये क्वेश्चन आ रखा है आपका कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग होती है वो कौन से एपिथेलियम करती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भले आप अपनी बुक में देख लेना, लिख रखा है उसके अंदर भी, ठीक है बच्चा। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, अभी एग्जाम्पल बताऊँगी तो और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुआ, तो जर्मिनल क्यों बोलते हैं, ये वाला क्यों बोलते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये बात आपको क्लियर हो गया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोस्टली जो होती है आपका कि गोनाड्स और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करती है, लाइन करती है, इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चा, इसके फंक्शन। अच्छा अगर आपसे इसका फंक्शन पूछे तो बच्चा मैं आपको बता दूँ, इसका जो मोस्टली जो फंक्शन होता है, ठीक है, इसका जो मोस्टली फंक्शन होता है वो होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चा, जहाँ पर आपकी बॉडी में अरे बच्चा देखो, अब मैंने ऐसा मतलब मैंने मोस्टली लिखा है मैंने नहीं बोला कि सब जगह ही सिर्फ गोनाड्स में हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने बोला कि ज़्यादातर आपकी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पर ये वाली एपिथेलियम देखने को मिलेगी। मैंने ये बात बोली है, मैंने ये नहीं बोला कि सब जगह बस वही होगी, नहीं। अब उसके अलावा आपकी बॉडी में जहाँ पर भी सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है उस जगह भी आपको क्यूबोइडल एपिथेलियम कहते हैं। तो उस जगह जर्मिनल मत बोल देना, उस जगह जर्मिनल मत बोल देना। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे कि जैसे मैंने बताया कि मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एपिथेलियम है तो कौन सी होगी, तो आपके पास देने के लिए जर्मिनल होगी, वो भी क्यूबोइडल। अगर आपको बोल दे कि किडनी के अंदर सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना, पता है, अभी अपन देखेंगे कहाँ होता है, ठीक है। तो उस जगह कौन सी होगी, तो जर्मिनल भी लिखा हुआ रहेगा, क्यूबोइडल भी। अब तुम्हें तो पता है कि मैम जर्मिनल को तो क्यूबोइडल बोलते, तो अपन लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ आप क्यूबोइडल बताना सिर्फ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो बच्चा यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है, हमारी ज़िंदगी तो ऐसी हो गई है, मतलब चल क्या रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम,
पढ़ते क्या है, क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही आता है, हमारा भेजा काम नहीं करता, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बात आपको क्लियर हुई कि मेनली क्या करती है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करती है। अब सुनो, अपनी बॉडी में मोस्टली सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, आपकी जो एनसाइड दे रखा है पहले भी वो समझाऊंगी, उसके बाद एक्स्ट्रा बाद में बात करेंगे। आपके एग्जाम्पल दे रखा है किडनी, किडनी में बच्चा, किडनी के अंदर आपके नेफ्रॉन पाया जाता है, पता है आपको। अच्छा, ह्यूमन की किडनी कैसे होती है, मीजो या मेटानेफ्रिक होती है, बात करी थी अपन ने। ऐसे बता, नाम को ना एकदम से रिवाइंड कर लिया करो पिछले चैप्टर का, आपको फौरन पूरी कहानी याद आ जाएगी, जिससे आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार रिवाइज खुद ही अपने आप होता रहेगा। खैर, तो किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, उसके अंदर बच्चा आपको पता है ना कि 5 पार्ट होते हैं, एक तो मेलफिजन ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी, हैंडले, लोपर कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो बच्चा अगर इसको अपन अपने फंक्शन अगर थोड़ा बहुत पढ़ा, अपन देखेंगे आगे जाके, फिर बता रही हूँ, अगर अपन जो फंक्शन पढ़ा होगा तो मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो किडनी जो होते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन का भी काम करती है और सिक्रेशन का भी काम करती है। बच्चा यूरिन फॉर्मेशन में अपन 3 प्रोसेस पढ़ते थे, एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, दूसरा अपने पास एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को छोड़ दो तो फिल्ट्रेशन हो गया। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में अपन ने क्या देखा था, बच्चा रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, वो होगी आपकी क्यूबोइडल, और कौन करेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ, और तीसरा सिक्रेशन करने के लिए भी तो ये भी यहाँ होती है। अब एब्जॉर्प्शन करता कौन है, तो नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, पीसीटी। तो एक्चुअली में क्यूबोइडल एपिथीलियम जो होती है आपकी, वो किडनी की ट्यूब्यूलर पार्ट, यह किडनी की ट्यूब्यूलर पार्ट, जिसका क्या नाम होता है बच्चा, ट्यूब्यूलर पार्ट है ना, यानी जो अपने नेफ्रॉन यानी पीसीटी, जो एक्चुअली में क्या करती है, रीएब्जॉर्प्शन, क्या करती है बच्चा, रीएब्जॉर्प्शन करती है, वहाँ लाइनिंग होती है इसकी। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपसे क्या बोला कि किडनी में जो आपकी जो नेफ्रॉन होती है, ठीक है, किडनी में जो आपकी जो नेफ्रॉन होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, ट्यूबुलर पार्ट में भी अपन ने एग्जांपल देख लिया पीसीटी। अब ट्यूबुलर पार्ट में बच्चा अब जिस जगह पर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, जिस जगह पर, जरूरी नहीं है सिर्फ पीसीटी में हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पीसीटी के अंदर, पीसीटी के अलावा भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जैसे आपके हैले लूप में हो गया। अभी मैंने आपको ट्यूबुलर पार्ट लिख दिया, यहाँ मैंने ट्यूबुलर पार्ट लिख दिया, लेकिन बुक में सिर्फ पीसीटी क्यों दे रखा है, क्योंकि बच्चा नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन करता है, पीसीटी करता है, इसलिए बुक में आपके सिर्फ पीसीटी दे रखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो नेफ्रॉन का तीनों चारों पार्ट, हैंले लूप, डीसीटी, पीसीटी, कलेक्टिंग, ये भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वहाँ पर भी क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। ये बच्चा ध्यान रख ले, मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ होगी, कि पीसीटी में तो होगी होगी, तो ये आपका ये दे रखा है। तो बच्चा क्लियर हुआ आपको, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ और कहाँ पाई जाती है, आपकी जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जो ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है। अब बच्चा आपको पता है कि जो ग्लैंड्स होती है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कहीं पर भी ग्लैंड्स नाम आ जाए, है ना, ग्लैंड्स आ जाए, तो उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ सीक्रेट करना, कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ स्त्रावित करना। अब बच्चा मैंने अभी बोला यहाँ पर सीक्रेशन, अभी मैंने बोला सिक्रेशन, तो ऑब्वियसली बात है ग्लैंड से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं तो होगा। तो ग्लैंड्स की जो डक्ट होंगी, जो ग्लैंड्स होंगी, उसके अंदर छोटी छोटी डक्ट्स होती है, जैसे माइक्रो ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो बच्चा उनके अंदर जो लाइनिंग होती है वो क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। अब बच्चा अब ये आप सोचो कि मैम ये क्या है, बच्चा देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई अभी कि होगी एपिथेलियम, लाइनिंग करेगी, लेकिन अगर ये अपने ऑर्गन्स के अंदर है तो ये अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है फंक्शन के बिहाफ पर, तो अब ये अलग अलग फंक्शन अपनाएगी, ठीक है। तो बच्चा क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। क्यूबोइडल एपिथेलियम वापस एक बार बता देती हूँ फटाफट। क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होती है उसकी जो सेल्स होती है, ऐसे एपिथेलियम जिसकी सेल्स बिल्कुल क्यूब जैसी होती है, कैसी होती है, क्यूब जैसी होती है। इसके साथ मैंने बोला कि मोस्टली क्यूबोइडल एपिथेलियम आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को भी क्या करती है, लाइन करके रखती है, इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, जो आगे जाके क्या बनाएगी, गैमीट फॉर्मेशन करवाएगी। ये हो गया, इसको अब साइड में रख दो। दूसरा मैंने क्या बोला कि मोस्टली इसका काम क्या होता है, मेनली सिक्रेशन है, एब्जॉर्प्शन करना, कि जहाँ पर आपकी बॉडी में मेनली सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन होगा तो वहाँ क्यूबोइडल एपिथेलियम होगी। फिर अपन एग्जाम्पल देखा, पहला तो क्या देखा कि किडनी में जो नेफ्रॉन वाला ट्यूबुलर पार्ट होता है, तो बच्चा क्या करता है, वो रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन काम करता है, तो वहाँ पर होगी जहाँ पे आपको पीसीटी मैक्सिमम अमाउंट रीएब्जॉर्प्शन करेगा। उसके साथ साथ सिक्रेशन का काम कहाँ होता है, ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स हमेशा क्या करती है, सिक्रेशन करने का काम करती है, तो उस जगह भी आपका क्या होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। तो समझ में आया आपको सभी को, ठीक है। तो बच्चा ये था आपकी क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब बच्चा ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, देखो सुनो, ये तो हो गई, आ गया समझ में। अब कुछ एक्स्ट्रा, अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम की, देखो सुनना, एक बात बताओ, पहले मैं आपसे पूछती हूँ ना, एक बात बताओ, देखो समझो, आप बोल रहे हो कि मैम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चलो हो गया एब्जॉर्प्शन। आपने सोचा मैम
एब्जॉर्प्शन करने के लिए तो शायद हमें कुछ एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और उस स्ट्रक्चर का नाम शायद आपको पता है, विल्लाय, माइक्रोविल्लाय, कुछ रेश, विल्लाय माइक्रोविल्लाय, आई थिंक माइक्रोविल्लाय। क्यों? देखो बच्चा सुनो, अपन इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो जेजुनम वाला पार्ट होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, पता है आपको, मतलब इंटेस्टाइन में टोटली मतलब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चा इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है अंदर जो होता है वो उनकी जो म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन होती है वो विल्लाय कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट होती है, कुछ ऐसा मेम्ब्रेन, देखो ध्यान से सुनना, ये होते हैं विल्लाय होती है, और विल्लाय के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रोविल्लाय होते हैं। ठीक है, ये तो है विल्लाय, ये है माइक्रोविल्लाय। इंटेस्टाइन की बात कर रही हूँ, देन अपन इसकी बात करेंगे। तो विल्लाय क्या करता है आपको पता है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छे से होगा, और एक्चुअली में माइक्रोविल्लाय करता है एब्जॉर्प्शन, ये है काम की बात। तो आया समझ में? अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट को लेके चलूँगी, मैं बोल रही हूँ कि इसे एब्जॉर्प्शन करवाना है, तो एब्जॉर्प्शन कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, विल्लाय माइक्रोविल्लाय दोनों चाहिए कि नहीं, मुझे सिर्फ माइक्रोविल्लाय चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ एब्जॉर्प्शन करवाना है, ना कि सरफेस एरिया बढ़ाना, वो तो खुद अपने आप बढ़ा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि पीसीटी जो होती है, जो ट्यूबुलर किडनी का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है पीसीटी, जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाना है तो मुझे इसकी लेयर को कुछ ना कुछ बनाना भी तो पड़ेगा। तो बच्चा क्यूबोइडल एपिथेलियम में ऊपर छोटे माइक्रोविल्लाय होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, इसीलिए है ना। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि कौन सी एपिथेलियम, जो आपके पास पूछा जाता है कि पीसीटी के अंदर जो मतलब क्यूबोइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है उसके ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर, तो आपको ध्यान रखना माइक्रोविल्लाय होती है, एब्जॉर्प्शन करेगा। और इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी किसी भी एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविल्लाय आपको देखने को मिले तो बच्चा उस एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, ये है काम की बात। इसीलिए आप किडनी वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो किडनी वाले चैप्टर में पीसीटी के अंदर आप ये नाम के साथ साथ एक नाम और पढ़ते हो, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जो पूछा जाता है आपसे। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैं एक काम करती हूँ तो इसको लिख देती हूँ, है ना। मैंने क्या बोला आपसे कि अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम पर, मैं यहाँ लिख देती हूँ नोट डाल के बच्चा, कि अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम पे माइक्रोविल्लाय प्रेजेंट होते हैं तो अच्छा एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं क्यूबोइडल पे, भाई क्यूबोइडल के साथ साथ कॉलमनर के भी ऊपर हो सकते हैं, मैं सिर्फ इसी की नहीं बात करी, मैं दोनों की बात करूँ, बट सिंपल पे नहीं होगा, है ना, स्क्वामस की नहीं होगा, क्यूबोइडल और कॉलमनर दोनों में होती है ना। तो ऐसी एपिथेलियम को ब्रश की स्पेलिंग में बोली थी ना आपको, मेरे को इंग्लिश ही नहीं आती, मेरे को पढ़ाते इंग्लिश बोल रही हूँ मैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। अब अच्छा देखो, ये क्यूबोइडल, ये एपिथेलियम, देखो ये आया आपको समझ में। तो मैंने क्या बोला कि अगर क्यूबोइडल की एपिथेलियम पे माइक्रोविल्लाय होगा तो उस एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर बोलेंगे, ये आपके पूछा गया। अब सुनो बच्चा, मैंने अभी आपको बोला कि क्यूबोइडल और कॉलमनर एपिथेलियम में ब्रश बॉर्डर कह सकते हैं। तो बच्चा एक काम करना, जैसे अभी मैंने बोला क्यूबोइडल पढ़ा रही हूँ, तो क्यूबोइडल के ऊपर माइक्रोविल्लाय है तो इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। जब मैं आपको कॉलमनर पढ़ाऊंगी तब भी ये लाइन लिखवाऊंगी, बस वहां पर ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम आ जाएगा। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्यों अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। तो क्लियर हुआ बच्चा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है कि क्यूबोइडल एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, क्योंकि इसके एपिथेलियम पर एब्जॉर्प्शन के लिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविल्लाय प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस एपिथेलियम को ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम कहेंगे। सेम यही पॉइंट मैं कॉलमनर के लिए बताऊंगी, तो वहाँ कॉलमनर लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये है बात जो आपको ध्यान रखने की, पीसीटी के अंदर अगर आपसे पूछे कि पीसीटी की कौन से पीसीटी की जो मतलब जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो किस एपिथेलियम से लाइन होता है, तो आपके पास देने के लिए आंसर है। अगर आपसे सीधा पूछे क्यूबोइडल, अगर वो पूछे तो क्यूबोइडल बता देना। अगर आपसे पूछे डायरेक्ट ऐसा पूछे तो ये वाला बताना। अगर आपसे ये पूछे कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम और या ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, तो बच्चा ध्यान रखना ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम होगा, क्योंकि अपन पीसीटी की बात करें और एनसीईआरटी ने पीसीटी को डिफाइन करके दे रखा है, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या होती है, ठीक है। अब ये पूरा एनसीईआरटी मैंने हो फिर बोला, मैंने कुछ बेस्ट नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको एनसीईआरटी की लाइन को तोड़ मरोड़ के एक साथ लेकर आ गई बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो थर्ड है अपने पास कौन सा है बच्चा, है ना, कॉलमनर। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अगर
क्यूबोइडल एपिथेलियम की ऐसा दे रखा है बुक में, आपको बता देती हूँ कि अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम के ऊपर छोटे छोटे अगर सीलियास प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। बुक में दे रखा है बच्चा। सीलिया क्या होते हैं बच्चा? दो तरीके के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया जो होते हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं, फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं। सीलिया जो होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, फ्लैजिला साइज़ में बड़े होते हैं। ठीक है, जो चीज़ बड़ी होती है वो चीज़ कम होती है, जो चीज़ छोटी होती है वो मैनी होती है। खैर, तो अपनी बॉडी में क्या पाए जाते हैं बच्चा कि अगर क्यूबोइडल ये होता है कि अपनी बॉडी में बहुत 2-3 जगह पर, जैसे आपके मैं आपको बता दूं, आपके फीमेल्स की जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पर भी आपके कुछ इस तरीके की सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्यूबोइडल एपिथेलियम के ऊपर अगर सीलिया है ना, अब काम की बात क्या है ये सुनो, तो उसको सीलिएटेड क्यूबोइडल बोलेंगे। अब सुनो बेटा, सीलिया हमेशा किसी भी एक सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पहुंचाता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मर्जी से चलेगा कि तुम इधर जाना चाह रहे हो तो वो इधर जाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको जो सही लगेगा वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगी। उसको अगर सही लगेगा इधर पहुंचाना तो इधर ही पहुंचाना है, ये कंफर्म है। वो अगर इधर मूव करना चाहती है तो इधर मूव नहीं करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चा कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम बच्चा क्या होगी? कॉलम जैसी, कॉलम जाते हैं ना, कॉलम मतलब लंबी लंबी पिलर लाइक सेल्स बोलते हैं ना, पिलर लाइक सेल। ठीक है, तो थर्ड है आपकी कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, तो बच्चा ये जो एपिथेलियम होती है, ठीक है, ये कैसी होती है? बिल्कुल इनकी जो सेल्स होती है बिल्कुल लंबी लंबी होगी इनकी सेल्स, कॉलम जैसी होती है, बिल्कुल पिलर जैसी होती है। ठीक है, और सबसे मेन बात तो ये है बच्चा, अच्छा मैं लिख देती हूँ पहले, इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? पिलर जैसी, पिलर लाइक, बिल्कुल लंबी होती है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका क्या मतलब, जो मतलब इनकी सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, अरे मेरी इंग्लिश ही ख़राब हो गई दिखती है, न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पर प्रेजेंट होता है। अब व्हाट इज इसका बच्चा क्या ना मतलब है? मतलब देखो ये एपिथेलियम है अपनी और ये बहुत सारी कॉलमनर सेल्स है। ठीक है, तो कॉलमनर सेल्स के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल यहाँ बेस पर प्रेजेंट, ये आता है क्वेश्चन आपका कि कौन से एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो उसके बेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस पर। ये है आपकी बात, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो पिलर जैसी होती है और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट होता है ना, उन दोनों में तो सेंटर में प्रेजेंट है, बस इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है बच्चा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस पर प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? बेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बच्चा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसका भी फंक्शन वही है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसा इसका काम था सेम इसका भी यही काम है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दोनों का एक ही फंक्शन है। ठीक है, अच्छा ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्यूबोइडल का भी यही फंक्शन था, कॉलमनर का भी यही वाला फंक्शन है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है बच्चा कि सेम अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मोस्टली जो सीलियास होते हैं, ठीक है, वो इसकी भी मेम्ब्रेन पे पाई जाएंगे, सेम इसके अंदर भी माइक्रोविलाई होती है, सेम मैंने आपको अब यहाँ पर ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल कॉलमनर एपिथेलियम कर देना और यहाँ सीलिएटेड कॉलमनर कर देना। समझ गए ना बात को? अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये पाए कहाँ जाते हैं? ये अब मैंने बोला ना, जैसे ये अगर इसकी सरफेस पर अगर छोटे छोटे सीलियास होंगे तो ठीक है, तो मैं लिख दूँ इसको सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अभी कहाँ पाया जाता है? ठीक है बच्चा, तो आपको बता दूँ ये कहाँ पाया जाता है ना, ये बच्चा आपके पाया जाता है ना जिस जगह पर, जहाँ पर आपके क्या पाए जाते हैं, जहाँ पर सीलिया का काम होता है। अब सीलिया का काम कहाँ होता है? देखो बच्चा, दो जगह, दो तो क्या वैसे बहुत सारी जगह होती है, जैसे अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहाँ पर होते हैं सीलियास बच्चा? आपके होते हैं ब्रोंकियोल्स, यहाँ पर अपने सीलियास पाए जाते हैं। बच्चा जो क्या करते हैं, एयर को एक जगह फ्लो कराने के साथ साथ जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी साइड में करने का काम करते हैं। तो ब्रोंकियोल्स, और दूसरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, और वो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब।
अच्छा बच्चा, इसके साथ और कहाँ पाया जाता है आपको बताऊँ मैं एक चीज़ और बताऊँ, इसके साथ साथ मेल्स में भी पाया जाता है, पता है आपको। मेल्स में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही ज़रूरत पड़ती है सीलिया की। बताऊँ कैसे? देखो ये वाला तो समझ में आ गया आपको, ब्रोंकियोल में तो एयर के पार्टिकल्स को प्लस फॉरेन पार्टिकल को साइड करना, और फैलोपियन ट्यूब में ओवा को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेकर जाना। अब मेल्स में कहाँ होता है बच्चा, देखो मेल्स में जब टेस्टीज स्पर्म बनाती है तो स्पर्म पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, तो उनको वास्ट डिफरेंस उसको कहाँ लेके जाती है, सेमिनल वेसिकल में लेके जाती है, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, सेमिनल वेसिकल के पास उसके पास एनर्जी नहीं होती, इससे पहले जाने से पहले उसके पास एनर्जी नहीं होती कि वो वहाँ से वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि मूव करने के लिए, हाँ भले उसके पास टेल है, लेकिन टेल को काम करने के लिए तो बताओ भाई उसको टेल को काम कैसे करना है, वो तो कौन बताएगा, सेमिनल वेसिकल बताएगा, और सेमिनल वेसिकल तो बहुत दूर पड़ जाता है, तो टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल तक कौन लेकर जाता है, वासा डिफरेंस। तो वास डिफरेंस के पास जो लाइनिंग होती है वो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, जो उस स्पर्म को मूव करा तक सेमिनल वेसिकल तक पहुँचाएगी, क्योंकि सेमिनल वेसिकल पे आने के बाद फिर वो उसको एनर्जी, फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम वगैरह देगा, और फिर वो देन वो खुद मूव कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेल्स में भी पाई जाती है लेयर, मैंने आपको बता दी कहाँ, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आपके मेल वाला जो है ना जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दे रखा है, फिर भी आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि कॉलम एपिथेलियम जो होती है वो कहाँ होती है, कैसे होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।